इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारे साथ इलेक्शन शो की आज की दूसरी बड़ी खबर पर भी हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि मोदी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा वेटेज इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में मिला है, हम आपको डिटेल में बताते हैं। अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का मास्टर प्लान क्या है, आपको बताते हैं। 7 नए मंत्री जो बनाए गए हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और अगर पुराने मंत्रियों को जोड़ ले और अब के मंत्रियों यानी 7 मंत्रियों की हम टोटलिटी में हम देखें तो इस वक्त पूरे मंत्रिमंडल में 16 मंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश का दबदबा, उत्तर प्रदेश को तरजीह दी गई है इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में। और ये आप जानते हैं कि आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को देखते हुए कितना वेटेज उत्तर प्रदेश को दिया गया है। कल जिन 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई उनमें से 7 उत्तर प्रदेश से हैं। इस तरह मोदी मंत्रिमंडल में केंद्र के 16 मंत्री हो जाते हैं। खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश से बनाए गए मंत्रियों के लिए जातिगत समीकरणों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। वो कैसे किया गया है वो हम आपको बताते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जिन 7 सांसदों को कल मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है उनमें से कौन किस समाज से आता है, वोट बैंक उनका कितना है, कैसे जातिगत समीकरणों के जरिए सबकी भागीदारी को उत्तर प्रदेश से जीतने की तैयारी है। आप देखिए, सबसे पहले अनुप्रिया पटेल का नाम 7% ओबीसी समाज का वोटर इनके साथ है। कुर्मी समाज से ये आती हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है और उसमें कुर्मी वोटर्स की भागीदारी 7% है। अगला नाम देखिए, पंकज चौधरी का है। ये भी कुर्मी समाज का चेहरा है। इनके जरिए भी ओबीसी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और इसके बाद तीसरा बड़ा वोट बैंक जो लोध समाज का आता है, ओबीसी के लोध समाज से एक और नाम बीएल वर्मा है। इन्हें भी राज्य मंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में लोध समाज करीब 6% है। और 3 दलित सांसदों को भी मंत्री बनाया गया है। इनमें भानु प्रताप वर्मा का नाम भी शामिल है जो कोरी समुदाय से आते हैं। 6% इनका वोट बैंक है। कौशल किशोर की अगर बात की जाए, पासी समाज से आते हैं। दलितों में जाटव के बीच ये दूसरा बड़ा वोट बैंक पासी समाज का है जो करीब 16% है। आगरा से सांसद एसपी सिंह बघेल की बात करें जो अनुसूचित जाति से आते हैं, इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। यूपी में पाल बघेल वोट बैंक करीब 5% का कहा जा रहा है। और यूपी में ब्राह्मण योगी सरकार से जो नाराज है, लिहाजा मोदी मंत्रिमंडल में ब्राह्मण नेता अजय मिश्रा को भी जगह दी गई है। आप देखिए, सवर्ण वोट बैंक 10% का है। ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश भी की गई है, यानी किसी भी जाति को नाराज नहीं किया गया है, हर तरह से साधने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश से 7 सांसदों को मोदी कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। विभागों का बंटवारा हो चुका है। किसे कौन सा विभाग मिला है इस पर आइए एक नजर डालते हैं। अनुप्रिया पटेल को वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। दूसरा नाम पंकज चौधरी का, जिन्हें वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा नाम बीएल वर्मा का, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट का राज्य मंत्री बनाया गया है, ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अगर अगले नाम की बात करें, एसपी सिंह बघेल राज्य मंत्री कानून और न्याय का बनाया गया है। इसके अलावा भानु प्रताप सिंह वर्मा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग राज्य मंत्री। कौशल किशोर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और इसके अलावा आखिरी नाम अजय कुमार मिश्रा का, जिन्हें गृह राज्य मंत्री बनाया गया है और बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां इन्हें दी गई है। केंद्रीय मंत्री बनने पर अपना दल की सांसद अनुप्रिया पटेल ने अपनी खुशी भी जताई। इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद वो पिछड़ों और वंचितों की आवाज उठाती रहेंगी। अगले साल चुनाव है यूपी के अंदर, किस तरीके से आप एनडीए को देखते हैं? आप घटक दल हैं इसके अंदर, किस मजबूती से आप लोग चुनाव लड़ेंगे? मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमने पिछले 3 चुनाव साथ में लड़े हैं, जिसमें हमारे 2 लोकसभा के चुनाव थे और 1 हमारा विधानसभा का चुनाव था। और बहुत ही अच्छे परिणाम इस गठबंधन को जनता ने हृदय से स्वीकार किया और बहुत अच्छे परिणाम सामने आए। और उसका एक बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं ये रहा कि जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपने पार्टी एजेंडा पे काम करती है और अपना दल विशेष तौर से जो समाज का हाशिए पर पड़ा हुआ तबका है, जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, जो कमज़ोर है, वंचित है, उनके लिए हम जितनी मजबूती से काम करते हैं, इसलिए आम जनमानस के बीच में, उस गरीब कमज़ोर व्यक्ति के बीच में अपना दल का एक विशेष जुड़ाव है। और मुझे लगता है कि इसी प्रकार का जुड़ाव उनका हमसे आगे भी रहेगा।
रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, ये जो विस्तार हुआ है और जो नाम हमने बताया उससे देखकर तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अब की बार योगी सरकार के फॉर्मूले के लिए हर पासा सोच समझकर शतरंज की बिसात पर चल चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्योंकि जातीय राजनीति बहुत हावी रहती है और चुनाव में खासतौर से जो ओबीसी और दलित वोट है उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो ये वोट ले जाएगा उसकी जीत पक्की मानी जाती है। अब बीजेपी ने क्या किया है कि जो अति दलित हैं और अति पिछड़े हैं उनके ऊपर बीजेपी ने अपनी नज़र रखी है और उन वोटर्स को वो ये समझा रही है कि अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो यादवों को सब मिलता है और बाकी जो पिछड़े हैं उनको कुछ नहीं मिलता। इसी तरह मायावती की सरकार बनती है तो जाटव सब कुछ पा जाते हैं, गैर जाटवों को कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए निगाहें जो अति पिछड़ा और अति दलित पर बीजेपी की हैं। अब जिस तरह से आप देखिए कुर्मी मंत्री बनाए हैं बीजेपी ने, तो कुर्मी वोट का बड़ा हिस्सा है, 60% हिस्सा वैसे माना जाता है, लेकिन यूपी के करीब 16 ज़िले ऐसे हैं जहां 12% वोट है कुर्मी का। तो इन इलाकों में बड़ा फ़ायदा बीजेपी को होगा। अब एसपी सिंह बघेल है, वो गरेड़िया कम्युनिटी के से आते हैं और आगरा, कानपुर देहात, इटावा, मैनपुरी, इन सारे इलाकों में गरेड़िया काफ़ी बड़ी तादाद में है। अब आप अगर कौशल किशोर पे आएंगे तो वो पासियों के बड़े नेता माने जाते हैं और करीब 35 ज़िले ऐसे हैं यूपी के, खासतौर से जो अवध क्षेत्र है लखनऊ के आसपास का, जहां पासी वोट बहुत ज्यादा है। आपने जितनी रणनीति बीजेपी की क्लियर तौर पर बताई है दर्शकों को, उससे ये तो समझ में आता है कि बीजेपी अपनों को और अपनों के जरिए हर जाति को साधने की कोशिश में लगी रही और कामयाब भी रही। लेकिन रुचि, कई नेता ऐसे हैं और सहयोगी ऐसे हैं जो नाराज भी हो गए हैं। शुक्रिया रुचि आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम हाजिर होंगे तो हम बात उन्हीं नेता की करेंगे जो नाराज हो गए हैं। है तो अपने लेकिन परायों सा बर्दाश्त करने लगे हैं। कौन है वो बताएंगे आपको। अब की बार किसकी सरकार जारी है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपकी बार किसकी सरकार, इलेक्शन शो की अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निषाद पार्टी नाराज हो गई है। निषाद पार्टी के संजय निषाद ने इससे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने क्या बयान दिया है वो हम आपके सामने रखते हैं। अनुप्रिया पटेल को जगह मिली, प्रवीण निषाद को क्यों नहीं? यही हाल रहा तो 2022 के लिए विचार करना पड़ेगा। तो 2 महीने हो गए हैं। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा आनंद आ गया। अंदर कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है? जबरदस्त हो रहा है एकदम। पूरे अपने जितने भी सहयोगी हैं बहुत सहयोग कर रहे हैं, दर्शनार्थी भी सहयोग कर रहे हैं। काफ़ी मतलब अच्छा से व्यवस्था है अंदर। हम विश्वनाथ जी करी। आखिर निषाद पार्टी बीजेपी पर दबाव क्यों बना रही है, हम वो बयान आपको सुनाएंगे जिसमें वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रवीण निषाद को जगह क्यों नहीं, इसकी वजह आपको बताएंगे। इसके पीछे समाज का 7% वोट बैंक है जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं निषाद पार्टी। निषाद वोटर्स की संख्या करीब 7% है। 135 सीटों पर इनका असर है। इस जाति के वोटर्स का असर दिखाई देता है और खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में इनका दबदबा, यानी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका, जिसमें अगर हम गोरखपुर की बात करें तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि कैसे पार्टी की जीत में इनका भी एक योगदान रहा। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर इनका सीधा सीधा असर है। वाराणसी की 8 सीटों पर अहम भूमिका निभाते हैं निषाद वोटर्स और इनकी नाराजगी शायद भारतीय जनता पार्टी को मंजूर ना हो, लेकिन मनाने के लिए फिर बीजेपी क्या करती है, हमारी नजर इस पर रहेगी। लेकिन संजय निषाद ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। इससे तो निषाद समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं कि कम वोट संख्या में कम सीटों पर प्रभाव रखने वाली अनुप्रिया को जगह मिला और निषाद समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अब तक धोखा पिछली सरकारों ने दिया और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। अब समाज के लोग अब धोखा न खाएं, इसके लिए उनको वही ये एक संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि 18% वोट को कौन से ऐसे बिचौलिए हैं कि जो चाहते हैं कि नाराज हो जाए, त्रिस्तरीय चुनाव जैसे नाराज हो जाए और 2022 में चुनाव फिर नाराज हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की नैया डूब जाए। अब
अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे से हट रही है और जल्दी से हमारी पार्टी के लोग एक निर्णय लेंगे कि कैसे हमें आगे रहना है। और भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि आगे हमें कैसे रखती है और आगे किस तरह मनप्रिया को जगह दे दिया, निषाद पार्टी को जगह नहीं दिया, तो 2022 में सीटों में जगह देगी कि नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से दोबारा जल्दी से जल्दी मुलाकात करके इस पर चर्चा करेंगे। मुलाकात तो पहले भी हुई थी, लेकिन असर मंत्रिमंडल के विस्तार में नहीं दिखाई दिया। तो अब क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज फिलहाल अब की बार किसकी सरकार में इतना ही। कल दोबारा फिर आपसे ठीक दोपहर 12 बजे मुलाकात होगी। और अब एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखिए ब्रेकिंग न्यूज, खबरों का तूफान, जहां पर मोदी मंत्रिमंडल के नए चेहरे होंगे इंडिया टीवी पर एक्सक्लूसिव लाइव। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।